सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा। आज हम सीखेंगे मुद्रा की शब्द उत्पत्ति या उसका शाब्दिक अर्थ, मुद्रा का अर्थ और मुद्रा संबंधी प्रचलित परिभाषाएं। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति के बारे में दो मत प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार मुद्रा यानी मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से मानी गई है। मोनेटा रोम की देवी जूनो का दूसरा नाम है। जिस प्रकार भारत में धन की देवी लक्ष्मी जी को माना गया है, ठीक उसी प्रकार रोम में धन की देवी जूनो को माना गया है। क्योंकि रोम में सर्वप्रथम सिक्कों की ढलाई का कार्य देवी जूनो के मंदिर में हुआ था, इसलिए यह माना जाता है कि आगे चलकर यही मोनेटा शब्द मनी शब्द के रूप में परिवर्तित हुआ है। दूसरे मत के अनुसार मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेक्यूनिया शब्द से मानी जाती है। पेक्यूनिया शब्द पैकस शब्द से बना है और पैकस का तात्पर्य होता है पशु संपत्ति। क्योंकि प्राचीन काल में पशुओं को लेन देन के रूप में सामान्यतः प्रयोग किया जाता रहा है, इसलिए इस मत के अनुसार अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पशु और मुद्रा एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसलिए इस मत के अनुसार पेक्यूनिया शब्द ही मनी शब्द का आधार है। लेकिन व्यवहार में पहला मत यानी कि मोनेटा शब्द से मनी शब्द की उत्पत्ति अधिक प्रचलित है। मुद्रा का अर्थ। वैसे मुद्रा को समझना आसान है, लेकिन परिभाषित करना बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि जब भी हमें कोई कहता है मुद्रा, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाती है कि हाँ, मुद्रा क्या है, नोट, पैसे, जो भी। लेकिन जब उसको परिभाषित करने की बात आती है, तब मुद्रा एक कठिन कार्य लगता है। मुद्रा का अर्थ में हम देखते हैं तो कोई भी वस्तु जो सामान्यतः निम्नलिखित कार्य करती है, अर्थात विनिमय का माध्यम है, वस्तु व सेवा का भुगतान और ऋणों के निपटारे में उसका प्रयोग कर सकते हैं, और जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, हम ऐसी किसी भी वस्तु को मुद्रा कह सकते हैं। मुद्रा को सही ढंग से समझने के लिए उसकी परिभाषाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा की परिभाषाएं। मुद्रा की परिभाषा को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी के अनुसार मुद्रा की प्रकृति के अनुसार परिभाषाएं दी गई है, जबकि दूसरी कैटेगरी में अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं दी गई है। प्रकृति के आधार पर मुद्रा की परिभाषाओं को तीन भागों में बांटा गया है: वर्णनात्मक परिभाषाएं, वैधानिक परिभाषाएं और सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। जबकि अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण आधार पर जो परिभाषाएं दी गई है, उन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है: परंपरावादी परिभाषाएं, शिकागो परिभाषा, गुर्डे व शॉ परिभाषा और केंद्रीय बैंकिंग दृष्टिकोण परिभाषाएं। चूँकि यह वाला मत मुद्रा की पूर्ति से संबंधित अधिक है, इसलिए इसका विस्तृत अध्ययन इस वाले भाग में न करके मुद्रा की पूर्ति में किया गया है, ताकि मुद्रा की पूर्ति के साथ इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो आज के हम इस वाले वीडियो में मुद्रा की प्रकृति आधारित परिभाषाओं को सीखेंगे, जो कि तीन भागों में विभाजित है। सबसे पहली आती है वर्णनात्मक। इन्हें कार्यात्मक परिभाषाएं भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर उन परिभाषाओं को शामिल किया गया है जो मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती है। अर्थात इनके अनुसार ऐसी कोई भी वस्तु जो मुद्रा के कार्य कर सकती है, उसे मुद्रा कहा जा सकता है।
इस समुदाय के प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर हार्टली विदर्स, कॉलबॉन, टॉमस इत्यादि थे। इनके अनुसार प्रत्येक ऐसी वस्तु जो मुद्रा के कार्य को करने में सक्षम है, उसे मुद्रा का दर्जा दिया जा सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, वॉकर की परिभाषा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कुछ किताबों में आपको यही परिभाषा हार्टली विदर्स की भी मिलेगी। ये दोनों अपने आप सही है, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में वॉकर के अनुसार दी गई है। इस प्रकार वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषाओं के अनुसार ऐसी प्रत्येक वस्तु जो मुद्रा के कार्य कर सकती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। क्योंकि इन परिभाषाओं के अनुसार मुद्रा का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, इसलिए इनमें व्यापकता अधिक है। लेकिन इन्होंने मुद्रा के दूसरे पहलुओं को नकार दिया है, इसलिए यह परिभाषा अपने आप में संकुचित भी हो जाती है। दूसरी श्रेणी में आती है वैधानिक परिभाषाएं। इन परिभाषाओं के सबसे बड़े समर्थक थे जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर नैप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हार्ट्रे। क्योंकि इनका मानना था कि सरकार मुद्रा को वैधानिक स्वीकृति देती है और सरकार द्वारा घोषित वस्तु ही मुद्रा कहलाती है, इसलिए इन्होंने सरकार की वैधानिक स्वीकृति पर ज़्यादा बल दिया है। अर्थात इस समुदाय के अनुसार ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसे सरकार मुद्रा घोषित कर ले, वह वस्तु स्वतः ही मुद्रा घोषित हो जाती है। इस प्रकार इनके अनुसार मुद्रा बनने के लिए किसी वस्तु में वैधानिक स्वीकृति होना सबसे जरूरी तत्व है। जैसा कि प्रोफेसर नैप की परिभाषा में हम देख सकते हैं, जो वस्तु राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, वह वस्तु मुद्रा बन जाती है। जैसा कि आपने भारतीय इतिहास में सुना होगा कि राजा अकबर के समय में एक बार चमड़े के सिक्के भी चलाए गए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार या राज्य जिसको भी मुद्रा कह दे, वह स्वतः ही मुद्रा का रूप धारण कर लेती है। तीसरी श्रेणी में आती है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। इस समुदाय का यह मानना है कि मुद्रा प्रयोग जनता द्वारा की जाती है, इसलिए जब तक जनता जनार्दन किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में अपनी सहमति नहीं दे देती, तब तक वह वस्तु मुद्रा के रूप में प्रचलित नहीं हो सकती। इसलिए इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा वह वस्तु होगी जिसमें सामान्य स्वीकृति अर्थात जनता की स्वीकृति प्राप्त होती है। इसके प्रमुख अर्थशास्त्री है सेलिंगमैन, केंट इत्यादि। जैसा कि सेलिंगमैन की परिभाषा के अनुसार जिसे सामान्य स्वीकार्यता प्राप्त हो, जो सामान्य स्वीकार्यता रखता हो, वह मुद्रा है। अर्थात इस समुदाय के अनुसार ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसे जनता स्वीकार कर ले, वह वस्तु स्वतः ही मुद्रा का रूप धारण कर लेती है। तो इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि जिसे जनता स्वीकार नहीं कर ले, फिर भले उसको सरकार स्वीकृति दे दे, लेकिन वह वस्तु मुद्रा के रूप में प्रचलित नहीं हो पाती। जैसे आज के परिवेश में आप देखिए, कई महानगरों में या कई शहरों में हमें 10 रुपये के सिक्के को लेकर काफ़ी परेशानियां हो रही है। लोग 10 रुपये के सिक्के को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं। तो इस प्रकार सरकार ने उसको वैधानिक मुद्रा घोषित कर रखा है, लेकिन जनता उसको अभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई है। इसीलिए कई बार लोग उसको लेने में आनाकानी भी करते हैं। तो इस प्रकार इस समुदाय के अनुसार मुद्रा होने के लिए सामान्य स्वीकृति प्राप्त होना अति आवश्यक है। अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि हम मुद्रा की उचित परिभाषा क्या दें। तो कुछ भी नहीं, सामान्य सी। इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखकर, अर्थात प्रत्येक ऐसी वस्तु जो विनिमय का माध्यम सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति तथा जनता द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत की जाती है, ऐसी प्रत्येक वस्तु मुद्रा का रूप धारण
कर सकती है। अर्थात मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु बन सकती है जो मुद्रा के कार्य करे, सरकार की स्वीकृति हो या सरकार ने जिसको वैधानिक घोषित कर रखा हो और जनता जिसको सामान्य स्वीकृति दे देती है। इस संदर्भ में आप देखिए कि बिटकॉइन, चूंकि उसको लेन देन में प्रयोग कर रहे हैं, जनता स्वीकार भी कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक उसको स्वीकृति नहीं दी है। इसलिए भले ही वह व्यवहार के रूप में प्रचलित है, लेकिन सरकार ने उसको स्वीकृति नहीं दी है, इसलिए बिटकॉइन मुद्रा नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रत्येक वस्तु मुद्रा बन सकती है जो मुद्रा के कार्य कर सके, सरकार जिसको स्वीकृति दे और जनता जिसको सामान्य रूप में स्वीकार कर सके। धन्यवाद।